नमस्कार, आप देखें बात सरोकार की और आपके साथ मैं हूं देवेंद्र सिंह। बात सरोकार की एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम जनता के मुद्दों को उठाने का काम करते हैं और आज हम बात सरोकार की में बात करेंगे कश्मीरी पंडितों की, क्योंकि जिस तरीके से घाटी में हिंदुओं की चुन चुनकर हत्या हो रही है वो शर्मनाक है। हत्याओं पर सियासत भी हो रही है। नेता राजनेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम करते हैं। अपोजिशन के नेता सरकार को घेरने का पूरा काम कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। सरकार चुप्पी साधे हुए है और सरकार लगातार यही दावा करती है कि घाटी में हर कोई सुरक्षित है, यानी कि कश्मीरी पंडित भी वहां पर सुरक्षित हैं, लेकिन घाटी की तस्वीर बिल्कुल अलग आती है। आज हम इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ एक बड़ा पैनल होगा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। इन सभी हत्याओं में सबसे ज्यादा कश्मीरी हिंदुओं और गैर कश्मीरी हिंदुओं को निशाना बनाया गया है। अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद से जिस तरह कश्मीर में विकास ने गति पकड़ी है और हालातों में तेजी से बदलाव हो रहा है, आतंकी संगठनों को ये सब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है और यही वजह है कि हिंदुओं में दहशत पैदा करने के लिए आतंकवादियों ने कश्मीर में टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू किया हुआ है। इस क्रम में घाटी के शोपियां जिले में आतंकवादियों ने एक बार फिर से दो कश्मीरी हिंदू भाइयों सुनील भट्ट और पिंटू भट्ट पर हमला किया। आतंकियों ने नाम पूछकर दोनों भाइयों पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक भाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा भाई घायल हो गया। दोनों कश्मीरी हिंदू भाइयों पर उस समय हमला हुआ जब वो अपने सेब के बागान में काम कर रहे थे। वहीं टारगेट किलिंग को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। AIMIM के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा पर निशाना साधा है और कश्मीरी हिंदुओं की जान की हिफाजत करने में नाकाम रहने पर PM मोदी से जवाब मांगा है। वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, तो वो नाकाम साबित हुए। 370 इसलिए हटाया देश को ये कहकर के पूरे पंडितों को फायदा होगा, कश्मीर में अमन हो जाएगा। तो ये तो पहला हमला नहीं है कश्मीरी पंडित पर। जो बरसों की मेहनत के बाद उनको लाकर वहां पर वो आ रहे थे, रह रहे थे, आज वो उनको आप उन कश्मीरी पंडितों को आप बिल्कुल ही अनसेफ कर दिए। और वो इसलिए अनसेफ हो रहे हैं क्योंकि आपकी सरकार ने उनको के सेफ्टी प्रोवाइड करने में सरासर नाकाम साबित हुई है। और कश्मीरी पंडित तो अब कश्मीर छोड़ के जाना चाह रहे हैं। हमने और आपने देखा कि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे रोडों पर आकर। उनके एनक्लेव्स को रातों में पुलिस बंद कर दी थी कि वो निकल कर ना जाए कहीं। तो ये मोदी सरकार की नाकामी का एक और मिसाल है कश्मीर में, और इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार पर आती है कि उन्होंने वो कश्मीरी पंडितों को उनकी जान की हिफाजत करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। शोपियां में हुए हत्याकांड को लेकर बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर ने कहा है कि 30 साल बाद भी ऐसा हो रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक है। ये सब हो रहा है, ये बिल्कुल शर्मनाक बात है कि अभी भी कश्मीरी पंडितों के साथ वही अत्याचार हो रहा है। मतलब कश्मीरी पंडित क्या, वहां पर तो अपने ही लोगों को मार रहे हैं, जो भी हिंदुस्तान के साथ खड़ा है उसको वो मार रहे हैं। लेकिन कश्मीरी पंडितों का तो पिछले 30 साल से ऐसा हो रहा है और इसकी जितनी भी ज्यादा निंदा की जाए कम है। देखिए, जिस टेररिस्ट ने आपको मारना है, कितने लोगों को आदमी वो देगा, संरक्षण दे सकता है। ये मनस्थिति जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। इसमें ये मनस्थिति यहाँ के हमारे कुछ खास किस्म के बुद्धिजीवियों को भी चेंज करनी पड़ेगी। मैं बहुत अवॉइड करता हूँ लोगों को जो मुझे मैसेजेस पे लिखते हैं, अरे यहाँ ये हो गया कश्मीरी पंडितों के साथ, अनुपम खेर ने तो पैसे बना लिए या पिक्चर बना ली। मेरा दिल दहलता है उन लोगों के परिवारों के लिए, उन बेचारे इनोसेंट लोगों के लिए जिनका कोई कसूर नहीं है, जो अभी भी वहाँ पर 1%, आधा प्रतिशत लोग जो कश्मीरी पंडित वहाँ रह रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं कि शायद अपनी जीवनी गुजार सकें, जो शायद कैंप्स में नहीं रहना चाहते थे, जो जिनको लगता है कि शायद टेररिस्ट का दिल बदल जाएगा, पर उनका दिल नहीं बदलने वाला। और इस बात का दुख है, और उससे ज़्यादा मुझे इस बात का ज़्यादा दुख है कि वो तमाम लोग
जो मुझको या विवेक अग्निहोत्री को टारगेट करते हैं उनको थैंक यू करना चाहिए हमको कि हमने ये फिल्म बनाई तो उनको कश्मीरी पंडितों की, कश्मीरी हिंदुओं की त्रासदी नजर आई, वो उसको भी इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। अगर बात जनवरी 2022 से अब तक की करें तो इन 8 महीनों में टारगेट किलिंग के 25 के करीब मामले सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं 8 महीने में 25 लोगों की मौत हो जाती है। नेता, राजनेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम करते हैं। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है, आखिरकार कब तक घाटी में कश्मीरी पंडितों की हत्या की जाएगी। तो आज हमारे साथ बीजेपी से कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी मौजूद हैं, कांग्रेस के भूदेव शर्मा प्रवक्ता हैं और साथ ही पीडीपी से शानबाज जी मौजूद हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। जी धन्यवाद। तो पहला सवाल कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी आप ही से रहने वाला है। आपकी सरकार है केंद्र में, इतने लोगों की मौत हो जाती है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है सर? बिल्कुल, जिस तरह से आप देख रहे हो कि वहां टारगेट किलिंग हो रही है जी, तो सरकार और सुरक्षा बल कहीं से कहीं वहां दोषी नहीं है। आपने देखा होगा कि सुरक्षा बल पूर्ण ताकत से वहां लगे हुए हैं और ये भी आपने देखा होगा कि जो भी टारगेट किलिंग करते हैं वो ज्यादा दिन वहां टिक नहीं पाते जी, बहुत जल्दी उनको दो गज जमीन के नीचे पहुंचा दिया जाता है। मगर इसमें एक बात जो है अहम अहमियत रखती है कि वहां के जो क्षेत्रीय नागरिक हैं, वहां के जो रहवासी हैं, उनको भी इसका विरोध करना चाहिए। जब इस तरह से कश्मीरी पंडितों का या कश्मीरी या बाहर का किसी हिंदू का इस तरह से किलिंग होती है तो वहां के जितने भी कश्मीर के बासिंदा हैं जो अमन चैन चाहते हैं, अमन चैन की बहाली के लिए अग्रसर है, तो उन्हें इसके ऊपर विरोध जरूर जताना चाहिए। ये विरोध सिर्फ उन्हीं का नहीं बनता जो कश्मीरी पंडित जो वहां पीड़ित है, वो तो पीड़ित है, वो तो अपना दर्द जाहिर करेंगे ही, मगर वहां के हम तो ये कहूंगा कि अन्य समाज है उन्हें भी इस दुख दर्द में बराबर शामिल होना चाहिए और इसके लिए जो है ना एक लड़ाई लड़ना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हो कि सुरक्षा एजेंसियां कहीं से कहीं कोई कोताही नहीं छोड़ रही हैं जी, वहां सुरक्षा बल भी जो है ना बहुत ज्यादा से ज्यादा आपने देखा होगा वो भी शहीद हो रहे हैं। मगर ये लड़ाई ऐसी है कि ये इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि हमारा पड़ोसी पाकिस्तान बैठा है, वो नहीं चाहता है कि कश्मीर में अमन चैन बहाल हो। वो यही चाहता है कि वहां किसी ना किसी तरह से ये टेररिस्ट चलता रहे और वहां अशांति फैली रहे। जी, तो इस बात को हमारे जो कश्मीरी भाई है शायद वो ठीक से समझ नहीं पा रहे। उन्हें ये जब समझ में आएगा तब तक वहां बहुत कुछ जो है ना नुकसान और वो बहुत कुछ अपना गमा बैठेंगे। जी, तो मैं यही कहूंगा कि वहां की क्षेत्रीय जनता को विशेष करके आगे आना पड़ेगा, क्योंकि जब तक क्षेत्रीय जनता साथ में नहीं होगी, क्योंकि उनको संरक्षण वहां क्षेत्रीय जनता का भी मिल रहा है, जी, क्योंकि वो हत्या करते हैं और कहीं ना कहीं किसी के घर में जाकर छुप जाते हैं या हत्या करने के लिए आते हैं तो उससे पहले कहीं ना कहीं छुपे रहते हैं किसी न किसी के घर में। तो इन चीजों का विरोध करना पड़ेगा लोगों को, जी, क्योंकि कश्मीरी जितने हिंदू हैं वो सब वही के रहवासी है, कोई वहां नए तो गए नहीं है। उनकी 3-3, 4-4, 10-10 पीढ़ियां वहां निकल गई और उनके साथ अगर इस तरह का बर्ताव हो रहा है और एक समुदाय अगर चुप बैठता है तो ये बहुत शर्म की बात है। जी, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि वो कश्मीरी पंडितों की लड़ाई नहीं है, कश्मीरी हिंदू की लड़ाई नहीं है, पूरे कश्मीरियों की लड़ाई है। पूरे कश्मीर को एकजुट होना चाहिए। जी सर, अब मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे अभी ओवैसी जी कह रहे थे, तो ओवैसी जी अपनी सिर्फ राजनीति करते हैं, इससे ज्यादा उन्हें कुछ नहीं है। धारा 370 जब से हटी है तब से वहां कश्मीर में अमन चैन आया है। ये पहला कार्यकाल हमने देखा था कश्मीर का, मैं खुद भी गया था अभी मई के महीने में, कि इतना पर्यटन कश्मीर में आया था, इससे पहले मैंने कभी देखा ही नहीं है। जी तो सर, ये एक अपोजिशन तो बदलाव आपके ऊपर आया ये है। आरोप लगाता है कि 370 हटने के बाद वहां पर आतंकी घटना बढ़ी है। अपोजिशन की तरफ से लगातार यही दावा किया जाता है। नहीं, आतंकी घटनाएं नहीं बढ़ी है। घटनाएं तो बात देखा जाए तो वहां कम हो चुकी है, मगर छुटपुट घटना ये कहीं ना कहीं वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए जो पड़ोसी हमारा मुल्क बैठा है ना पाकिस्तान, वो एक ये दिखाना चाहता है जी कि सर। देखिए आतंकवाद वहां खत्म नहीं हुआ है। आपने भले ही धारा 370 हटा दी हो, मगर आतंकवाद वहां शांति अमन चैन नहीं है वहां पर। जी। वो शो करने के लिए वहां से अपने कुछ ना कुछ गुर्गे भेजता रहता है, जो सुसाइड बम की तरह आते हैं। उन्हें मालूम है
वो अच्छी तरह जानते हैं जो आते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा एक महीना या 15 दिन, एक हफ्ते, इससे ज्यादा हम बचेंगे नहीं। सोचा बोल हमें मार देंगे, मगर फिर भी आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी ज्यादा भुखमरी है कि वहां किसी को भी आप 2-5 हजार रुपए दो और बोले जाओ भारत में आतंकवाद फैलाओ, और वो आ जाते हैं फैलाने के लिए। जी सर। और बस सबसे बड़ी कमी यहाँ पर है कि हमारे जो स्थानीय लोग हैं उनको भाईचारा दिखाना चाहिए, इनके साथ कंधे से कंधा मिला के रखना चाहिए। जिस तरह से हमारे कर्मचारी देखा हो जो सरकारी मुलाजिम थे, उनकी ऑफिस में घुस के जो है हत्या की गई, तो कहीं ना कहीं ऑफिस के बीच का ही कोई शख्स रहा होगा जिसने इसकी जो है ना पूरी भुखमरी की होगी। जी सर, जिसे मैं लौटूंगा भदौरिया साहब आपके पास। शाहनवाज जी, बीजेपी यही कहती है कि वहां पर अमन शांति के लिए बीजेपी लगातार प्रयास करती है और साथ ही स्थानीय लोगों की बात करते हैं। आप कश्मीर से बिलोंग करते हैं, तो वहां पर जो भाईचारा है वो कैसे बढ़ पाएगा सर? बिल्कुल भाईचारा वहां के लोगों को आगे होकर शाहनवाज जी, मेरा आपसे सवाल है ये जी। शाहनवाज जी, शायद आपने म्यूट किया हुआ है। जी, अनम्यूट करना पड़ेगा। शाहनवाज जी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। देखिए, हम प्रयास करेंगे। हमारे साथ भूदेव शर्मा भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। सर, आप इसे किस तरीके से देख पा रहे हैं? बीजेपी कहती है कि धारा 370 हटने के बाद वहां पर शांति है, लेकिन वहां पर लोगों की मौत हो जाती है, तो क्या मौत पर सियासत होना जरूरी है? जी देखिए, मौत पर सियासत नहीं होती है जी, लेकिन इस पे सवाल निश्चित रूप से खड़ा होता है कि जिन कश्मीरी पंडितों के नाम पर जो राजनीति करते हैं, जिन कश्मीरी पंडितों के नाम पर वोट मांगते हैं, पूरे देश में बांटने का काम करते हैं, और वो ये सवाल खड़ा करते हैं, तो ये सवाल राजनीति कहाँ है, इसमें सियासत कहाँ है? 1990 में जब इनकी सरकार थी तब कश्मीरी पंडितों को वहां से भगाया गया। 2019 में भी इनकी सरकार थी, जब वहां से जो दूसरे राज्यों से काम करने वाले कश्मीरी पंडित जो हमारे देश के लोग थे उनको वहां से भगाया गया। और अब जिस तरह की घटनाएं वहां देखने को मिल रही हैं, तो मैं आपसे और ये पूरे देश के लोगों से, और अभी अपने भदौरिया जी ने बोला तो इन्होंने कहा कि सरकार की कोई गलती नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूं कि अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा किसकी जिम्मेवारी है? अरे भाई, वो आतंकवादी है, उनसे सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेवारी है। आपकी सरकार है, सवाल तो खड़ा होगा ही कि आप आखिर वहां कर क्या रहे हैं। सर, क्या सेना उनकी सुरक्षा नहीं करती है? सेना तो सर अपना काम करती है ना? नहीं, बिल्कुल सेना देखिए, बिल्कुल सेना काम कर रही है। सेना तो हमेशा से काम करती रही है, वो अपना काम कर रही है। लेकिन जिनके नाम पर ये जो सियासत करते रहे, जिनके नाम पर ये वोट मांगते रहे हैं, जिन्होंने कहा कि 370 उठने के बाद में वहां आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नोटबंदी के बाद आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, तमाम ऐसे वादे किए, झूठे वादे किए, लेकिन उसके बाद आज तक कश्मीर में अगर देखा जाए तो मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल से अगर मोदी जी के कार्यकाल की तुलना की जाए तो अपने जो सेना के जवान है वो अधिक शहीद हुए, आतंकवाद में बढ़ोतरी हुई है। कश्मीर में जो वहां के लोगों के साथ जो आतंकवादी घटनाएं घटित हो रही हैं, उनमें दिनों दिन प्रतिदिन देखने को मिल रहा है कि वहां पे आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही हैं। उसके बावजूद ये लोग उनके नाम पर सिर्फ राजनीति करते हैं, सियासत करते हैं, कुछ लोग उनके नाम पर व्यापार करते हैं, अपना पैसा कमाते हैं, लेकिन जब उनके साथ अन्याय होता है तो सर, आतंकी घटना तो आपके राज्य में भी होती ना, लेकिन अगर हम आज की बात करते हैं, आज टारगेट किलिंग हो रही है, कश्मीरी पंडितों को चुन चुन कर मारा जाता है सर। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि आज हम इतने कमजोर हो गए कि आज आतंकवादी कश्मीरी पंडितों को चुन चुन के मार रहे हैं। आखिर सरकार क्या कर रही है? अरे आज हम चाइना से अमेरिका के बराबर टक्कर में खड़े हुए और हम एक अपने देश के नागरिकों को नहीं बचा पा रहे हैं ऐसे आतंकवादियों से, जहां पे तुम उनके नाम पर वोट मांगते थे। तो ये सवाल किसके लिए खड़ा होगा? अब ये सवाल राहुल गांधी जी से नहीं पूछा जाएगा, ये सवाल देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछा जाएगा कि हमारे देश के नागरिकों की हत्याएं हो रही हैं। कि पहले आप नक्सलियों पे इन पे आवाज उठाते थे, तो आज आप शांत क्यों हैं? आपको जवाब देना पड़ेगा, जनता जवाब मांगती है, तो वो जवाब तो इनको देना पड़ेगा। और ये बिल्कुल निश्चित तौर पर गलत है। भदौरिया साहब, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन हमारे साथ शाहनवाज जी जुड़े हुए पीडीपी के प्रवक्ता हैं। शाहनवाज जी, कश्मीर में शांति किस तरीके से बन पाएगी? बीजेपी कहती है कि वहां पर शांति होनी चाहिए, लोगों को भी सेना की मदद करनी चाहिए, तो क्या सेना
की अगर हम बात करते हैं, सेना तो अपना काम करती है, तो लोग अपना काम क्यों नहीं करते हैं? देखिए, मैं आपको ये क्लियर करूं, जो यहाँ पे हालात खराब हुए हैं आफ्टर 99 से, जो मतलब एक चेंज आई थी 2002 के बाद, इवन उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जी थे, तो वाजपेयी जी के दौर में यहाँ पे बहुत ही स्मूथली सारा कुछ चल रहा था। यहाँ के हालात भी ठीक थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, यहाँ डेवलपमेंट भी हो रही थी, डायलॉग भी चल रहा था, और यहाँ के लोग जो है वो एक पॉलिटिकल प्रोसेस से भी जुड़ रहे थे। ठीक है, वो जो है वो सारा कुछ इवन मनमोहन सिंह जी के टाइम में भी वो कंटिन्यू फिर रहा, एक प्रोसेस भी चली। जो मुझे लगता है जो डार्केस्ट पीरियड हमारा था 90s का, मुझे लग रहा हम उससे भी ऊपर चले गए। जो आफ्टर ये जो एब्रोगेशन इन्होंने की, ये डेलिब्रेट अटेम्प्ट था कि यहाँ के पीस को हम कैसे डिस्टेबलाइज करें, यहाँ के पीस को हम कैसे डिस्टर्ब करें, यहाँ के लोगों के साथ हम कैसे नाइंसाफी करें। और इन्हीं लोगों, जिन लोगों ने यहाँ पे तिरंगा उठाया था, जिन लोगों ने यहाँ पे झंडा उठाया था, जो यहाँ पे मेन स्ट्रीम से जुड़े थे, उनको हम अपने से कैसे दूर रखें। तो ये एक सोची समझी साजिश थी। मुझे नहीं लगता है कि इसमें हमारा कोई नेशनल इंटरेस्ट था। मुझे लगता है जितना भी इसमें जो मतलब इसमें मुझे लग रहा है कि बाहर का कोई इसमें बहुत बड़ी पॉलिसी थी, जो नहीं चाहते थे कि यहाँ पे स्टेबिलिटी आ जाए, यहाँ पे अमन आ जाए। आप देखिए आज के डेट में, मतलब अगर आप रिकॉर्ड चेक करोगे आफ्टर एब्रोगेशन यहाँ पे कितनी किलिंग्स हुई। अच्छा, जब इससे पहले अगर आप रिकॉर्ड चेक करोगे तो कोई किलिंग नहीं हुई थी। 2002 के बाद ऐसे कोई मतलब इस लेवल पे कोई किलिंग नहीं हुई। मतलब 12 जो मनमोहन सिंह जी के 18 साल थे उसमें 8 लोग मारे गए, जिसमें कश्मीरी 100 लोग थे। मगर जो अभी चल रहा है, हम भी इससे परेशान है। और दूसरा, इन्होंने बोला कि जो लोकल लोग हैं उनको जुड़ना चाहिए। आप देखिए कल जब उनका प्रोसेशन निकल रहा था तो कश्मीरी लोग वहां से बोल रहे थे कि सर, तो आतंकियों को छुपने की जगह कौन देता है सर? शाहनवाज जी, आतंकियों को छुपने की जगह कौन देता है? कौन देता है जनाब? आप देखिए, ये जो बोलते जो इनके दावे थे, इनने बोला कि यहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। कहाँ है एम्प्लॉयमेंट? यहाँ तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। दूसरा, इनने बोला था कि यहाँ पे एक डेवलपमेंट की स्केल चलेगी और वो लार्ज स्केल होगी डेवलपमेंट की। कहीं पे नहीं है। यहाँ इतने हालात आजकल, मैं आपको बोलूं, यहाँ पे डिबेट में आपको बोलूंगा कि जो अभी यहाँ के हालात है, इतना ड्रग्स यहाँ पे बढ़ गया है बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इतना यहाँ पे मतलब करप्शन बढ़ गया है। आप करप्शन, जो ये अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की बातें कर रहे हैं, आपको मैं बोलूं, मतलब मैंने जितनी मेरी एज, इस एज में मैंने इतना करप्शन कभी नहीं देखा जितना मैंने इन 3-4 सालों में देखा। आज के डेट में अगर तहसीलदार भी लेटर फॉरवर्ड करता है डीसी को, तो उसके लिए 15,000 रुपए यहाँ से मांगता है मेरे वर्कर्स को। ये कोई इसमें कॉमन मार्क्स से जाते हैं। जी सर, ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं। भदौरिया साहब, जवाब दीजिए। कश्मीर में बेरोजगारी है, आतंकवाद चरम पर है, आपके ऊपर कांग्रेस और पीडीपी के प्रवक्ताओं ने भी यही आरोप लगाया है कि 370 हटने के बाद भी वहां पर कोई विकास नहीं हुआ है। भदौरिया साहब। बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहूंगा, कांग्रेस प्रवक्ता ने जो कहा है उसका भी जवाब देना चाहूंगा कि जब जो हमारी जो सरकार 2014 में आई, उससे पहले कश्मीर की क्या हालातें थी वो दुनिया ने देखा है। मनमोहन सिंह एक आतंकवादी को, जो आज हमारी सरकार ने जिसको जेल में पहुंचाया है, यासीन मलिक, जिसने खुलेआम 4 एयरफोर्स अधिकारियों का मर्डर किया था, हत्या करी थी उनकी ड्यूटी के दौरान, उसको इन्होंने पीएम हाउस में बुला के रेड कारपेट बिछाया था और उसको बिरयानी खिलाई थी और उसके साथ फोटो सेशन किया था। और ये पीडीपी के जो प्रवक्ता जी कहना चाह रहे हैं, मैं इनसे जानना चाहूंगा कि महबूबा जी क्या कह रही थी कि तिरंगा को कंधे देने वाले नहीं मिलेंगे। आज लाल चौक पे बड़े भव्य तरीके से तिरंगा फहराया गया है और कंधा भी मिल रहा है और उसको भव्य स्वागत भी हो रहा है। मगर आपके टाइम तिरंगा को एक सम्मान नहीं मिलता था। ये आपको मालूम होना चाहिए। आपके टाइम तिरंगा नहीं फहराया जाता था। आज लाल चौक पे बड़े इज्जत सम्मान के साथ तिरंगा फहरा रहा है। पूरी कश्मीर घाटी में तिरंगा फहराया जा रहा है।
और महबूबा जी क्या कह रही थी कि हमें धारा 370 वापस लाने के लिए अगर चाइना का सहारा लेना पड़ा तो हम वो भी लेंगे। तो आप लोग क्या बात करते हैं? आप तो जो है ना चाहते हैं कि वही कश्मीर फिर बन जाए जिसमें गली गली में बम ब्लास्ट होते थे। 2014 के बाद कोई बम ब्लास्ट नहीं हुआ है। एक भी बम ब्लास्ट की घटना बता दीजिए। ये छुटपुट घटना हो रही, उनको भी हम जैसे ही एंटर करते हैं और 2 गज जमीन के नीचे हमारी सेना पहुंचा देती है। इससे ज्यादा उनकी औकात नहीं रही बच्ची वहां पर। नहीं, वहां पर खुला समर्थन मिलता था और खुलेआम गोलीबारी होती थी। आज वो नहीं हो रही है। जी भूदेव शर्मा जी जवाब दीजिए जल्दी से। वहां के नागरिक लोग ये समझ भदौरिया जी को ये समझ लेंगे कि हमें कश्मीरी हिंदुओं के साथ खड़े होना है। जी भदौरिया जी जवाब ले लेते हैं। भी बंद हो भूदेव जाएगी। शर्मा जी जवाब दीजिए जल्दी से। देखिए, जो भी है अच्छी बात है। इन्होंने कहा कि अब वहां पे कोई घटनाएं नहीं हो रही हैं, तो पुलवामा जैसी घटनाएं इनके ही कार्यकाल में हुई है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि जब 370 उठाई गई तो वहां के राज्यपाल जी ने कहा था कि जैसे ही 370 उठेगी 40,000 रोजगार हम तुरंत देंगे। वो आज तक नहीं मिले हैं वहां के लोगों को। जी तो जो कश्मीर के हालात है वो पूरा देश देख रहा है। अब यहाँ पे झूठ बोलने से या फिर ये कहने से कि यासीन मलिक मनमोहन सिंह जी के साथ फोटो खिंचा रहा था, तो इनको ये जान लेना चाहिए कि वो क्यों फोटो खिंचा रहा था। इसको हम कई बार डिबेट में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उसी बात को अगर आप गलत तरीके से लोगों के सामने आके चैनल पे बार बार बोलते हैं तो ऐसे तमाम ऐसे लोगों की फोटो है। सर अगर आप आतंकी को अपनी शरण देंगे तो ये सही है क्या? गृह मंत्री भदौरिया जी, आपको हम सुन रहे थे, आप हमें सुन लीजिए जी। आप सुन लीजिए। उदयपुर में जो हत्याकांड हुआ उसके फोटो गृह मंत्री के साथ, जो अमरनाथ यात्रा पे जो बम फोड़ने वाले थे वो इनके कार्यकर्ता, और लाल किले पे जो झंडा फहरा रहे थे अपना वो इनके प्रधानमंत्री के साथ। तो ऐसे फोटो क्यों खिंचाए जाते हैं? कैसे एक सम्मेलन आयोजित किया गया था वह कश्मीर के लोगों को आपस में जोड़ने के लिए, तो उस समय ये यासीन मलिक वहां बुलाया गया था, तो वो फोटो खिंचा, उसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? उनको बुलाया गया, उनके साथ समझौता करना था, उनके साथ वार्ताएं होनी थी जो हर बार होती थी, हर साल होती थी। तो ये एक सरकार की प्रोसेस होती है। लेकिन आज जो सवाल खड़ा हो रहा है कि वहां पर कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदुओं को वहां मारा जा रहा है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी क्या है? आपने कहा कि वहां के लोकल लोगों को साथ देना चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि कोई आपके ऊपर आके बंदूक रख दे और फिर कहे कि मैं यहाँ पे मैं रहूंगा तुम्हारे घर में, तो क्या वो लोकल आदमी उसका कोई विरोध कर सकता है? वो अपनी जान बचाएगा या फिर उसका विरोध करेगा? अरे आतंकवादी है, जबरदस्ती बंदूक की नोक पे उनके घर में रहते हैं। ऐसा होता है क्योंकि ये चीजें कई जगह होती है, केवल कश्मीर में ही नहीं। कि जो नक्सलवादी होते हैं, जो आतंकवादी होते हैं, वो ऐसा करते हैं कि वहां के आम नागरिकों को डरा धमका करके करते हैं, और हर कोई अपनी जान की सुरक्षा चाहता है। लेकिन यहाँ के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा करना यहाँ की सरकार की जिम्मेवारी है, और उनको इसको मानना भी पड़ेगा और उनकी सुरक्षा करनी भी पड़ेगी। जी भदौरिया साहब जवाब दीजिए। आपके ऊपर ये आरोप लगे हैं कि आप उनकी सुरक्षा नहीं कर पाते हैं, जल्दी से। नहीं, बिल्कुल पूर्ण रूप से सुरक्षा है। ये छुट-छुट जो घटना हो रही है इन पे भी हम बहुत जल्दी जो है ना पूर्ण रूप से विराम लगा देंगे। मगर कांग्रेस को चेहरा अपना साफ करना चाहिए कि अभी 2 दिन पहले ही एक बालक की हत्या हो गई है राजस्थान में, और जो उदयपुर की घटना बता रहे थे आप, तो गला काटा गया था, मगर आपकी सरकार कान में तेल डाल के बैठी थी। उससे पहले महाराष्ट्र में एक हत्या हुई थी, उस टाइम आपकी सरकार थी, 12-15 दिन उसकी FIR नहीं होने दी थी। हमने तुरंत उठा के वो सारे जेल में डलवा दिए, और फिर आप एक आतंकवादी को PM हाउस में बुला रहे हो और हमने उसको जेल में पहुंचा दिया। तो हमने ये अंतर है आप शर्मा जी जवाब दीजिए जल्दी से। आतंकवादियों का महिमा आतंकवादियों को काबुल में छोड़ने कौन गया था? और हम उन्हें जेल में पहुंचाते हैं। काबुल में छोड़ने कौन गया था? आतंकवादियों को काबुल में छोड़ने कौन गया था? किसकी सरकार में गए थे? भूदेव जी मैं लौटूंगा आपके पास। शर्मा जी जवाब दीजिए जल्दी से अपना। देखिए मैं आपको ये भदौरिया साहब लौटूंगा मैं आपके पास। भदौरिया साहब लौटूंगा जी। शर्मा जी जल्दी से। आतंकवादियों को नहीं छोड़ा गया था। देखिए 130 करोड़ जनता की आवाज थी जी। भदौरिया साहब जवाब ले लेते हैं। शर्मा जी जल्दी से अपनी बात को पूरा करिए आप। देखिए मैं आपको बोलूं जी भदौरिया जी लौटेंगे हम आपके पास जी। देखिए जो विक्टिम बन रहा है, दोनों साइड से विक्टिम हम बन रहे हैं, और कोई हमसे ये नहीं पूछता है कि इसका हल क्या है। देखिए जो मैं आज भी रेस्पेक्ट करता हूं वाजपेयी साहब का,
अगर आप हर एक को, किसी को भी यहाँ कश्मीर में बोलोगे, जो वाजपेयी जी ने जो हीलिंग टच पॉलिसी यहाँ पे अडॉप्ट की है, मुझे लगता है आज के डेट में अगर हमें देश को बचाना, अगर हमें देश को एकता रखनी है, तो हमें वो पॉलिसी अडॉप्ट करनी है। दूसरा, इन्होंने बोला कि यासीन मलिक साहब ये मनमोहन जी के साथ फोटो खींच रहे थे। आपने देखा होगा जब हमारी ट्रैक टू डिप्लोमेसी चल रही थी तो वो वाजपेयी जी से भी मिले थे। वो वाजपेयी, आप सुनिए, वो वाजपेयी जी से भी मिले थे, उसमें यासीन मलिक साहब भी थे और उसमें मीरवाइज साहब भी थे। उसके ऊपर हमें नहीं जाना, हमें ये देखना है कि हम यहाँ पे कैसे स्टेबिलिटी ला सकते हैं। अगर आपको स्टेबिलिटी लानी है तो आपको यहाँ पे एक डायलॉग प्रोसेस और पॉलिटिकल प्रोसेस को रिज्यूम करना चाहिए। उसके बगैर मुझे नहीं लगता कोई हल है। आप देखिए 3 साल हो गए यहाँ पे, अभी भी इनने जो है ये आज के डेट में मैं आपको बोलूं, यहाँ से हमारी पंडित भाई की किलिंग्स हो रही है और डे सेकंड ये क्या करते हैं, डे सेकंड ये राइट देते हैं, उन लोगों को वोट राइट देते हैं जो यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस है। जब हम ये लोग यहाँ के लोकल सुनते हैं कि ये ऐसे पॉलिसीज, डेमोक्रेटिक चेंजेस यहाँ पे लाना चाहते हैं, तो हम वायलेंट नहीं होंगे क्या हमारे दिल में, हमारे सीने में आग जलती है तब जब ये चीजें करते हैं। हमें भी राइट दो, हमें कल गुजरात का इलेक्शन है, वहां पे हमें राइट दो, हमारी स्टेट को राइट दो, हम वहां पे वोट करें। तो ये जो पर्टिकुलर, मैं आपको बोलूं जनाब, ये जो इन्होंने एब्रोगेशन की, ये सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिकल एरर था इनका, जो ये एब्रोगेशन थी। मैं बोल रहा हूं अगर इससे पहले यहाँ पे रेफरेंडम होता, मुझे लगता है 65 वोट विल बी इन फेवर ऑफ इंडिया एंड रेस्ट विल बी इन फ्रैक्शंस। भदौरी साहब फाइनल कमेंट जल्दी से। जी भदौरी साहब फाइनल कमेंट। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, ये जिस तरह से कह रहे हैं, हिंदुस्तान में हर किसी का हर जगह राइट है। हिंदुस्तान का हर बासिंदा हर जगह का वो उसके लिए राइट है, मगर वोटर कार्ड तो एक जगह ही होगा। वोटिंग का जो राइट है वो आप एक ही जगह डाल सकते हो जी। अब जहां आप वोट बनवा, अगर दिल्ली में आप डालना चाहते हो तो आपका दिल्ली में हो जाएगा। कश्मीर में डबल वोटिंग कहीं किसी की नहीं हो सकती है। ये जमाना चला गया जब आपने कश्मीर को एक मलकियत समझ रखा था। आज दिन तक जो वहाँ दलित समाज के लोग बैठे थे, आपने उनको वोटिंग का राइट नहीं दिया था और आप वोटिंग की बात करते हैं। ये तो धारा 370 के बाद हमने उन्हें वोटिंग का राइट दिया है। आपने किस दलित को वहां वोटिंग का राइट दिया था? तो आपने तो वहां सत्ता मुगलों वाली चलाई थी जो खत्म हो चुकी है, आपके हाथ से निकल चुकी है, अब वो हाथ में आने वाली नहीं है। तो आपको दर्द ये है, इसलिए आप कश्मीरी पंडितों की बात नहीं करते। ये कश्मीरी पंडितों, कश्मीरी हिंदुओं की किलिंग क्यों हो रही है, वहाँ दूसरे समुदाय की किलिंग क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि वहाँ हिंदू रहे। ये आपकी नियत में खोट है। सर आपने बिल्कुल बात सही कही है, लेकिन 9 जनवरी को मोहम्मद गनी की हत्या हो जाती है, 2 मार्च को मोहम्मद याकूब डार की हत्या हो जाती है। तो हत्या तो मुस्लिम लोगों की भी हो रही है, और ये वो मुस्लिम लोग हैं जो पुलिस में भर्ती हैं, जो देश के लिए काम करना चाहते हैं। टेररिस्ट का विरोध कर रहे थे, ये लोग टेररिस्ट का विरोध करने वाले लोग थे। अच्छे लोग जो है उनको आज तुरंत किलिंग करवाते हैं। जी आप कहिए यहाँ से बैठ के कि जितना भी आतंकवादी है वो जो है ना हमारे कश्मीर जी। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। जी भूदेव जी, माफी के साथ आप तीनों को रोकना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैप्टन भदौरिया साहब आपका शुक्रिया, भूदेव शर्मा आपका शुक्रिया, और शानबाज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर लगातार सियासत हो रही है, लेकिन सरकार का क्या कुछ रोड मैप है ये अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया है। तो बहरहाल मेरे साथ फिलहाल इतने हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।